आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर यूनिट 4 के अंदर बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी वाला पेपर देख रहे हैं। उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स, उसकी मेथोडोलॉजी, पादप की जो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी है उसकी पद्धतियाँ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें तो इसके द्वारा किस तरह के प्लांट्स डेवलप किए जाते हैं। जो हायर वर्ग के जो प्लांट्स होते हैं, उच्च वर्गीय प्लांट्स के अंदर जो फॉरेन डीएनए होता है, बाह्य डीएनए होते हैं, उसका मॉडिफिकेशन या उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके रूपांतरण करने की जो प्रोसेस होती है उसको यहाँ पर ट्रांसजीनोसिस कहा जाता है। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये टेक्निक डेवलप की जाती है उसको यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा जिस विकसित प्लांट्स को यहाँ पर हम पादप को यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पर देखें जो मेन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है यहाँ पर जो अगर हम देखें तो यहाँ एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया को देखते हैं। सबसे पहले जो हम इस बैक्टीरिया में दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम्स ये, और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसम जो बैक्टीरिया होता है ये वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और राइजोजीनस जी है ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और दोनों ही सॉइल के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हैं जब इसके अंदर एक विशेष भाग होता है जो कि जब ये किसी भी प्लांट के अंदर अगर हम यहाँ देखें तो कोई ये जैसे प्लांट है तो उस प्लांट के अंदर जब उस प्लांट के अंदर किसी प्रकार का घाव उत्पन्न हो जाता है तो इस प्लांट के द्वारा एक विशेष प्रकार का फिनोलिक्स सिक्रीट होता है, और ये फिनोलिक्स इन बैक्टीरिया को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है, जिससे कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं वो इस वुंड या घाव के द्वारा इन प्लांट्स की जो रूट्स या जो भी पार्ट्स इनफैक्ट जिस पे घाव उत्पन्न हुआ उसके द्वारा ये अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के साथ प्लांट को विशेष प्रकार की जो होस्ट प्लांट होता है जिसे जो कि स्पेशली डाइकोट होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनके अंदर ये प्रवेश करते हैं और उसके अंदर डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। उस डिजीज़ को यहाँ पर हम क्राउन गोल या किरीट पिट्टी का रोग कहते हैं, किरीट पिट्टी का रोग हम कहते हैं। तो ये किरीट पिट्टी का रोग उत्पन्न होने का कारण क्या है? जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम या राइजोजीनस बैक्टीरिया के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखें तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेंजेस है इन प्लांट्स ड्यू टू इन्फेक्शन, तो जब बैक्टीरिया किसी प्लांट के अंदर की ओर एंटर कर जाएगा होस्ट प्लांट में, तो होस्ट प्लांट के अंदर किस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो होस्ट प्लांट जैसे हैं उस प्लांट के अंदर जो रूट और शूट्स है उन दोनों को जंक्शन पॉइंट जो होता है उस जंक्शन साइट्स के ऊपर गॉल्स या ट्यूमर्स का निर्माण होने लगता है। और इस ट्यूमर्स के निर्माण के कारण हम यहाँ देखें तो ट्यूमर्स में जो सेल्स होती है उसका प्रोलिफिकेशन होना रहता है, बहुत अधिक सेल जो है वो प्रचुरोद भवन हो जाता है, और सेल की कोशिकाएं जो है वो डिवाइडेशन की प्रोसेस उसके अंदर इंक्रीज़ हो जाती है इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर। और जो सेल्स की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर ऑक्सीन्स और साइटोकाइनेस जो होती है ये कल्चर मीडियम के बिना भी प्लांट्स के अंदर डेवलप होने लगती है। अगर हम किसी भी एग्रोबैक्टीरियम के पार्ट को देखें तो उस एग्रोबैक्टीरियम के पार्ट के अंदर एक विशेष पार्ट पाया जाता है जिसे हम वेक्टर के अंदर जो देखें तो उसके अंदर उस पार्ट को हम यहाँ पर टीडीएनए कहते हैं। इस टीडीएनए के अंदर विशेष भाग पाया जाता है जिसे हम ओपिन कहते हैं। ये ऑक्टोपाइन या नियोपाइलिन नेपोलिन का यहाँ पर ये सिक्रीशन करने लगता है। ओपीस जो है वो ऑक्टोपाइन या नेपोलिन का प्रोडक्शन करने लगता है। अगर हम यहाँ देखें तो जो ये ऑक्टोपाइन्स होता है जैसे किस प्रकार के एमिनो एसिड्स का सिक्रेशन करते हैं, तो इसके अंदर आर्जिनिन और एलिनिन जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसका ऑक्टोपाइन के द्वारा सिक्रेशन होता है। इसी तरह जो नेपोलिन होता है उसके द्वारा यहाँ पर आर्जिनिन और ग्लूटामिन एमिनो एसिड्स का इसके अंदर प्रोडक्शन होने लगता है।
और ये सिंथेसिस होने लगता है। अब यहाँ हम देखें कि जो एग्रोबैक्टीरियम है वो केवल डाइकोट प्लांट को ही इफ़ेक्ट करता है, मोनोकोट प्लांट को ये इफ़ेक्ट नहीं करता है। आगे हम यहाँ देखें तो जो कोई भी एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसम है तो उसके अंदर जो TDNA पाया जाता है उसका जो विशेष भाग है बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरिया किसी भी बैक्टीरिया के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मिड भाग होता है, दूसरा कि उसके अंदर पाए जाने वाला क्रोमोसोम भाग होता है। जो प्लाज्मिड पार्ट होता है उस प्लाज्मिड पार्ट के अंदर ही ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इसे TDNA कहा जाता है। वो सेपरेट करते हैं और ये DNA सेपरेट कर ये TDNA सेगमेंट जो होता है वो भी किसी भी डाइकोट प्लांट के अंदर ये जो TDNA है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होकर डाइकोट प्लांट के अंदर डिजीज़ को कॉज करता है। तो जैसे अगर हम एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस देखें तो ये राइजोजीनस जो है वो जो RI कहलाता है और जो ट्यूमिफेसियम है वो TI कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस होता है। TI ट्यूमर का इंड्यूसन करता है, जो RI है वो एक प्रकार जब किसी प्लांट के अंदर इन्फेक्ट करता है तो वो रूट हेयरी RI प्लाज्मिड के द्वारा रूट हेयरी डिजीज़ का कॉज किया जाता है और रूट्स के अंदर प्रोलिफिकेशंस ऑफ रूट का काम करता है। वो रूट के प्रतिरोध भवन का काम इसके द्वारा किया जाता है RI प्लाज्मिड के द्वारा। तो हम यहाँ देखें तो जो प्लांट है जैसे तंबाकू का निकोटियाना गुड़े का, जिसके अंदर RI प्लाज्मिड पाया जाता है और ये जो एंटर करता है और ये जो प्लाज्मिड है वो ACTC और 15834 इसके अंदर ओपिन पार्ट पाया जाता है। ये ओपिन पार्ट जो है वो एग्रोपाइन और मेनोपाइंस का सिक्रीशन करता है और संश्लेषण करता है। ये दोनों ही एमिनो एसिड्स होते हैं और इनका काम जो होता है वो रूट हेयर्स का डेवलपमेंट करना होता है। इस कारण यहाँ पर निकोटियाना के अंदर ये तंबाकू के अंदर ये संक्रमण करते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, जिसे हम RI प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहाँ पर हम ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम जो TI प्लाज्मिड होता है उस TI प्लाज्मिड के अंदर जो TDNA पाया जाता है, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखें तो देखिए डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। TDNA है वो लगभग 24 kb का होता है और उसके अंदर लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर पाया जाता है और बीच के अंदर ऑक्सीन्स और साइटोकाइनिन स्त्रावित करने वाले जीन्स पाए जाते हैं और ओपिन पाया जाता है। ओपिन पार्ट इसके अंदर पाया जाता है। यही पार्ट इसके अंदर TDNA भाग कहलाता है TI प्लाज्मिड का। यहाँ पर इसके अलावा जो पार्ट पाया जाता है उसको कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर या ओपिन कैटाबोलिज्म पार्ट पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ORI प्लाज्मिड पार्ट पाया जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पार्ट पाया जाता है और वायरुलेशन रीजन पाया जाता है जिसे हम VIR जीन्स कहते हैं और ये लगभग 35 किलो बेस पेयर की होती है। इस तरह यहाँ पर ये जो है स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिल रही है और TI प्लाज्मिड की जो एक्टोबैक्टीरियम में पाया जाता है TI प्लाज्मिड वो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जब किसी भी प्लांट के अंदर होस्ट प्लांट के अंदर इसको ट्रांसफ़र जब किया जाता है TDNA पार्ट को, तो प्लांट में जो हार्मोन्स पार्ट होते हैं और ओपिन पार्ट जो होते हैं कैटाबोलिज्म वाला उसको हटाकर यहाँ पर TDNA सीक्वेंस को प्लाज्मिड के अंदर क्लोन करके उसको फिक्स कर लिया जाता है। अब हम यहाँ पर देखें तो TI प्लाज्मिड जो होता है उसको किस तरह से हम वेक्टर के अंदर डिराइव्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी स्थिति को देखते हैं। तो देखिए ये राइट बॉर्डर है। राइट बॉर्डर में हम देखते हैं तो यहाँ पर जो OCS जीन्स पाई जाती हैं ओपिन्स और इसके अलावा इसके अंदर 3 पार्ट्स 6AB पार्ट TM1 साइटोकाइनिन और ऑक्सीन्स पार्ट और इसके अलावा इसके अंदर लेफ्ट बॉर्डर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो TI प्लाज्मिड होता है उसके अंदर ओपिन का जो टाइप होता है उसके अंदर TI प्लाज्मिड के अंदर 1 कोर इसके अंदर प्रेजेंट होता है और ओपिन रिएक्टिंग फ्रेम्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे साइटोकाइंसिस और आइसोपेन्स और इसके अलावा आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कोड करता है, जो कि साइटोकाइनिन का निर्माण करता है। तो इसमें पाए जाने वाले जो पार्ट होते हैं तो हम उनको देखें तो जो OCS पार्ट है, ये OCS पार्ट जो है वो एक तरीके से जो डायग्राम में दिखाया गया है ये ऑक्टिपिन सिंथेटेज होता है। ये ऑक्टिपिन का सिंथेटेज करता है और ये ओपिन संश्लेषण
संश्लेषित होता है। इस तरह जो नोज़ पार्ट पाया जाता है इसके अंदर, तो वो नोज़ ऊपर की ओर देख सकते हैं आप डायग्राम के अंदर। ये नोज़ जो है वो एक तरह है नोपलिन सिंथेटाइज होता है और ये नोपिन का संश्लेषण करता है। इसी तरह TM1 देखिए आप डायग्राम के अंदर। TM1 जो है एक प्रकार के ट्रिप्टोफैन टू मोनो ऑक्सीजनेज है जिसके द्वारा ऑक्सीजन्स का संश्लेषण होता है। और TMS2 है। अब यहाँ पर हम TMS2 देखें तो TMS2 जो है इसके द्वारा TMS2 के द्वारा TMS2 के द्वारा इंडोल ऑक्टेमाइड हाइड्रोलेज का सिक्रीशन होता है और ये भी ऑक्सीजन्स के निर्माण के लिए काम करता है। ऑक्सीजन्स की इसके अंदर प्रेजेंस होती है। इसी तरह TMT जो होता है, TMT अब देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। TMT जो है, ये TMT जो है वो आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज जो हार्मोन्स होता है उसको में साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन करने का काम या संश्लेषित करने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर AGE एग्रोपाइन सिंथेटाइज एंजाइम्स भी पाया जाता है जो कि ओपीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हम देखें तो यहाँ पर हमने जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम है उसको हमने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर एंटर कराकर हमने TI प्लाज्मिड को डेराइवेड वेक्टर के सिस्टम के रूप में इसको प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हम देखें जो टारगेट जीन होते हैं जिनको हमें एंटर करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर प्लांट अट्रैक्टर मार्कर प्रेजेंट्स होते हैं इसके अंदर और राइट बॉर्डर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन फॉर द बोथ ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम्स। इसके अलावा इसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम्स का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ई कोलाई का भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन पाया जाता है। फिर लेफ्ट बॉर्डर, इस तरह से ये कंप्लीट ई कोलाई वेक्टर्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर हम एग्रोबैक्टीरियम को अगर किसी भी प्लांट के अंदर अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो बिना एग्रोबैक्टीरियम के अंदर इसके अंदर बाइनरी वेक्टर सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और बाइनरी वेक्टर सिस्टम में अंदर अगर हम यहाँ बाइनरी वेक्टर सिस्टम में देखें तो इस तरह से इसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ये कैनामाइसिन और फोटोट्रांसफरेज जो हर्बिसाइड्स होते हैं उसको यहाँ पर मिलाकर तैयार किया जाता है और इसको इन्फेक्टेड ऑन प्लांट्स, ये जब किसी प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर बाय जो है प्लांट्स के अंदर होस्ट प्लांट्स के अंदर किसी भी प्लांट के अंदर जो घाव हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं, उनके द्वारा ये प्रवेश करता है और फिर उसके अंदर डिजीज़ को कॉज करता है। तो यहाँ पर उसके अंदर जो डिजीज़ कॉज करने वाले जो वायरुलेंट रीजन्स जो जीन्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है, जिसके कि अंदर अगर हम किसी बाइनरी वेक्टर से इसको तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि जो ई कोलाई प्लांट्स है तो यहाँ पर देखते हैं चीज़ बैक्टीरिया सेलेक्टेड मार्कर जीन्स, ई कोलाई टारगेट जीन, प्लांट सेलेक्टर मार्कर और राइटर बॉर्डर वाले पार्ट को हम जगह दोनों ही जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम का ओरिजिन रीजन्स और वायरुलेंट रीजन्स जो अब हम किसी नए एग्रोबैक्टीरियम के अंदर इसको जब एंटर कराते हैं तो इसका वही रीजन्स पार्ट को हम इसके अंदर ऐड कराते हैं और होमोलोगस पार्ट जो सीक्वेंस होती है DNA की उसके जो लेफ़्ट बॉर्डर है उसके अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है। और इंसर्ट कराने के बाद हम यहाँ पर देखें तो रिकॉम्बाइन होमोलोगस DNA सीक्वेंस हमें प्राप्त हो जाती है, जिसके अंदर लेफ़्ट बॉर्डर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम्स का ओरल रीजन्स पाया जाता है। वायरुलेंट जो जीन्स होती हैं, क्योंकि जो वायरुलेंस जीन्स है इन वायरुलेंस जीन्स की प्रेजेंस के अंदर ही किसी के अदर बैक्टीरिया डाइकोट प्लांट को ये इन्फेक्ट कर पाएगा। अगर वायरुलेंस जीन्स की एब्सेंस रहती है वेक्टर के अंदर तो ये उसको इन्फेक्टेड करने में संभव नहीं हो पाता। ये तो यहाँ पर हम वायरुलेंस जीन्स उसका वायरुलेंट रीजन पार्ट हटा दिया जाता है और फिर यहाँ पर उसको केवल ये इसको स्टिमुलेट करने का या उद्दीपित करने का जैसे फिनोलिक्स होते हैं उनको उद्दीपित करने का काम करता है, जिससे कि एग्रोबैक्टीरियम जो प्लाज्मिड है उसको हम वापस किसी भी डाइकोट प्लांट के अंदर एंटर करा सकते हैं। और एंटर कराने के बाद ये जो बाइनरी वेक्टर सिस्टम इसके अंदर यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये TI प्लाज्मिड जो पार्ट है उसका हम उपयोग कर सकते हैं और
सबसे पहले इसको इकोलाई के अंदर रेप्लिकेशन कराया जाता है, वेक्टर के अंदर तैयार किया जाता है टीआई प्लाज्मिड को, फिर उसको वापस पुनः एग्रोबैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कराया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम में इंसर्ट करने के बाद इसके अंदर वायरुलेंट रीजन पार्ट जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और स्टिमुलेट होकर फिर ये किसी भी प्लांट होस्ट प्लांट के अंदर जब ये इन्फेक्टेड करता है सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर इन्फेक्टेड करता है डाइकोट प्लांट के अंदर, तो उसके द्वारा जो रूट है हेयरी जो डिजीज़ होती है या क्राउन गाल जो डिजीज़ होती है वो इसके अंदर कॉज नहीं होती है, और हम इसके जो टारगेट जीन्स है उसको यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, और इस सेलेक्टेड मार्कर जीन्स के द्वारा हम इस टारगेट जीन के फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम में बाइनरी वेक्टर सिस्टम का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। यहाँ बाइनरी सिस्टम में हम देखें तो यहाँ पर जब कभी हम किसी टीडीएनए को किसी होस्ट प्लांट के अंदर इंसर्ट कराते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के जीन हमें आवश्यक होते हैं, जिसे हम उन जीन्स को VIR जीन्स कहते हैं, और ये वायरुलेंस जीन्स जो होते हैं जैसे VIR-A, VIR-B, VIR-C, VID और VIR-G जो होते हैं, इस तरह के जीन्स होते हैं, और ये टीडीएनए के साथ स्थानांतरण नहीं हो पाते हैं, लेकिन अब ये स्थानांतरण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और इन्हीं वायरुलेंट जीन्स के द्वारा जो है ये गाँव में उपस्थित जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके द्वारा विशेष प्रकार के फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं, जो कि इन वायरुलेंट जीन्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, और ये फिनोलिक्स जो है वो टीआई जो प्लाज्मिड होता है उसके टीडीएनए को होस्ट सेल से इंटीग्रेटेड करने के अंदर ये हेल्पफुल रहता है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं जो टीडीएनए होते हैं वो होस्ट क्रोमोसोम के साथ तेज़ी से कंबाइंड हो जाता है, और जिसके कारण है जो प्लांट सेल्स होती है उसका जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार हम यहाँ देखें तो सबसे पहले इस टेक्निक को जो है वो हॉर्श और उसके सहयोगी ने सबसे पहले इसको उपयोग किया था, और उसके बाद मर्फी और थॉमसन ने भी इसका उपयोग किया, और इसी कारण से ये जो अमेरिका की मॉन्सेंटो कंपनी है इसने इसमें जो हर्बिसाइड्स प्लांट्स हैं, शाकनाशी जो प्लांट्स हैं उसको इस टेक्निक के द्वारा ही उन्होंने डेवलप किया। और ये यहाँ पर हम देखें तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम्स की सहायता से हम डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हम फॉरेन डीएनए को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम फॉरेन डीएनए को रूप में यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम। तो यहाँ पर जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उसके अंदर इसका उपयोग नहीं किया जाता है, फिर भी यहाँ पर जो हम देखते हैं तो मेज जो मोनोकोट प्लांट है मक्का, तो उसके अंदर कुछ हद तक यहाँ पर जीन की ट्रांसफ़र करने में थोड़ी सी हम यहाँ पर सफलता प्राप्त की है। इसी टॉपिक के अंदर हम जो हमारा नेक्स्ट जो देखें तो सब टॉपिक है जो है वो है नाइट्रोजन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब नाइट्रोजन की जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या चीज़ देखते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं जो नाइट्रोजन होती है वो वायुमंडल में गैस के रूप में पाई जाती है, और यहाँ पे जो प्रोक्यूरेटिक्स होते हैं जो सॉइल्स के रूप में अंदर प्रेजेंट्स होते हैं वो कार्बोनिक कंपाउंड्स के रूप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर अगर बायोटिक क्रियाओं के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना जो है वो उस प्रोसेस को यहाँ पर बायोटिक प्रोसेस के द्वारा जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम डाईएज़ोट्रॉफिक कहते हैं, और इन प्रोकैरियोटिक्स को हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर डाईएज़ोट्रॉफ कहते हैं। तो हम यहाँ देखें तो ये डाईएज़ोट्रॉफिक प्रोसेस के द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसे हम सिम्बायोटिक फॉर्म में देखते हैं, और जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को हम अमोनिया फॉर्म में वर्षा जल के साथ जब हम वर्षा जल के साथ ये जब नाइट्रोजन नाइट्राइट और नाइट्रेट फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट होती है और प्लांट्स को जब प्राप्त होती है तो इस कंडीशन को जब कि डायरेक्ट नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो वर्षा जल के साथ घुल कर जाते हैं और सॉइल में जब आती है तो हम उसको हाइड्रोक्सीलैमिन कहते हैं। और हाइड्रोक्सीलैमिन के अंदर जो है वो कीटो डाइकार्बोक्सिक एसिड या ऑक्सिलोएसिक एसिड जो होती है वो ऑक्सीन फॉर्म के अंदर एमिनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करती है प्लांट्स के अंदर। और ये जो हाइड्रोक्सीलैमिन जो है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और अमोनिया है वो कीटो डाइकार्बोक्सिक एसिड या ऑक्सिलो एसिड्स का निर्माण करता है और एमिनो एसिड्स का निर्माण इसके अंदर करता है प्लांट्स के अंदर।
और इन एमिनो एसिड के द्वारा ही प्लांट्स को डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेयर की जो है नाइट्रोजन है वो अवेलेबल हो जाती है। तो ये जो तरीका होता है वो जो इस तरीके के अंदर किसी प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होता है प्लांट्स के अंदर, और ये डायरेक्ट जो है वो प्लांट्स के अंदर कार्बोनेट फॉर्म के अंदर प्लांट्स को प्राप्त होती है। और प्लांट्स के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं उसका फॉर्मेशन यहाँ पर नाइट्रोजन के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं वो नाइट्रोजन्स के ही प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इनके द्वारा ही प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसको हम एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस कहते हैं। अब हम दूसरी प्रकार की देखें तो जो बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है सिम्बायोटिक और एक दूसरी होती है नॉन सिम्बायोटिक। अगर हम यहाँ पर देखें तो सिम्बायोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसके अंदर जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, उन लेग्यूम प्लांट्स के अंदर जो एक प्रकार का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसे हम लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाता है। तो ये एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर होती है, जैसे कि सॉइल के अंदर, भूमि के अंदर, ग्राउंड लेवल पर अंदर इस तरह की नाइट्रोजन होती है। और ऑक्सीजन यहाँ पर है उसका जो लेवल होता है वो लो लेवल होता है। तो यहाँ पर तीन प्रकार की जो जीन्स होते हैं वो यहाँ पर इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, जिसे हम नोड, निफ और हफ जीन्स कहते हैं। तो हम अगर नोड जीन को देखें तो नोड जीन जो होता है लगभग 8.5 किलो बेस पेयर्स का होता है, और उसके द्वारा इंडोल एसिटिक एसिड और साइटोकाइनिन्स का सिक्रीशन इसके द्वारा किया जाता है। तो जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियम बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर ये जो नोड जीन जो होती है वो प्रेजेंट्स होती है। और जब किसी प्लांट के अंदर डाइकोट प्लांट के अंदर जब हम कोई भी प्लांट के अंदर जब हम ये नोड जीन्स बैक्टीरिया अंदर की ओर इन्फेक्टेड करता है, या अंदर की ओर जब इन्फेक्शन करके वुंड्स के द्वारा अंदर की ओर जब एंटर करता है तो नोड जीन एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होकर और जो नोड हम यहाँ पर देखें तो ये अपना वर्क करने लगती है। तो ये जब नोड जो जीन है वो लगभग A, B, C, D 4 टाइप की नोड जीन होती है, और इनके द्वारा जो प्रोटीन है वो 196, 196, 217 और 402 और 211 टाइप के जो प्रोटीन है उनका कोड किया जाता है। और ये नोड्स का डेवलपमेंट करने का काम करती है, और होस्ट की स्पेशलिटी इसके अंदर पाई जाती है। मतलब ये पर्टिकुलर होस्ट की प्रेजेंस होने पर ही ये विशेष प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनको इन्फेक्शन करते हैं। और हम इस प्रकार के जो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के अंदर जो नोड जीन पाई जाती है उसे हम यहाँ पर जो बैक्टीरिया उसके अंदर जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसको हम मेगा प्लाज्मिड कहते हैं, जिसके ऊपर नोड जीन्स प्रेजेंस होती हैं। जो बैक्टीरिया है जैसे राइजोबियम एग्रोबैक्टीरियम राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर नोड जीन्स प्रेजेंट होती है, और उनका जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया का जो होमोलोगस पार्ट होता है जीन्स का वो लगभग 69 से लेकर 70%, 72% तक लगभग कॉमन होता है, और नोड जीन्स का पार्ट। और प्रेजेंट इन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसके अंदर नोड जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जितने भी नोड जीन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उसके अंदर ये नोड जीन पार्ट जो होता है लगभग 69 से लेकर 72% तक कॉमन पार्ट होता है। अगली जो जीन पाई जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली बैक्टीरिया उस जीन को हम यहाँ पर निफ जीन कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। और ये जो है वो नॉन सिम्बायोटिक होती है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट्स होती हैं। और जब ये दो प्रकार के होते हैं तो सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक, अगर हम यहाँ पर देखें तो सिम्बायोटिक के अंदर मेगा प्लाज्मिड प्रेजेंट्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और नॉन सिम्बायोटिक के अंदर ये क्रोमोसोम्स के रूप में प्रेजेंट्स होती है। तो हम यहाँ देखें तो जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर ये लगभग 7 जीन्स इसके अंदर पाई जाती है, और इसके अंदर जो हिस्टिडीन ओपेरोन सिस्टम इसके अंदर जीन्स के अंदर क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। तो हम यहाँ देखें तो Q1B, AL, F1M, VSU1X, N1E, Y1E1, D1, H1। इस प्रकार हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 7 तरह की ओपेरोन जीन्स इसके क्रोमोसोम पर पाई जाती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इसके अंदर Y1, E1, D1, H1 पार्ट जो है वो ओपेरोन का काम करता है, और ये नाइट्रोजिनेसिस का काम करता है।
और इसी तरह यहाँ पर जो एल जीन जो पाई जाती है, ये इस नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया को जो है उसको रेगुलेट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर लगभग 17 जीन्स जो है वो इस क्रोमोसोम सेगमेंट पे प्रेजेंट्स होती है, और जो जीन्स होती है उनके बीच के अंदर जो लगभग 1.5 किलो बेस पेयर्स की जो डिस्टेंस होती है, उन जीन्स के बीच में इतनी डिस्टेंस पाई जाती है। ये जो जीन्स होती हैं वो एक प्रकार के जो क्लैब्सिला जो न्यूमोनिया बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ये क्रोमोसोम्स के ऊपर ये प्रेजेंट्स होती है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम इस के अंदर ये करती है। अब ये हम देखें तो यहाँ पर जो निफ जीन है वो निफ एच, निफ डी और निफ के यानी कि नाइट्रोजनेज रेगुलेटेज रिडक्टेज सिंथेटेज का ये सिक्रेशन करती है, और ये प्रमोटर की तरह ये काम करती है, और ये नॉन इफेक्टिव बाय क्लाइमेट, ये किसी भी प्रकार के जो पर्यावरण होते हैं उसके द्वारा, वातावरण के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे एरोबिक और एनारोबिक जो कंडीशंस के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। जिसलिए कि यहाँ पर हम देखें तो ये क्या काम करते हैं, जैसे गुएनिया जो ह्यूमंस होते हैं उसके अंदर ये स्वीट पोटैटो को, यहाँ पर शकरकंद को अपने भोजन के अंदर उपयोग में लेते हैं, तो यहाँ पर इनके द्वारा ये ट्रांसफ़र होती है, उनको एक्सप्रेस उसके अंदर इफेक्ट होती है। तो यहाँ पर अब हम देखें तो इसका एक्सप्रेशन कैसे तरह से होता है। तो यहाँ देखें तो ये जो अमोनिया पाया जाता है सॉइल के अंदर नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंदर, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन अमोनिया होती है उसके अंदर अल्फा कीटोग्लूटरेज जो होता है वो NADPH+ के प्लस साथ काम करता है, और इस समय जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसके ऊपर वर्क करता है, और वर्क करके ये ग्लूटामेट प्लस NADP और H2O का फॉर्मेशन करता है। और फिर हम यहाँ देखें तो ये सेकंड रिएक्शन के अंदर जो ग्लूटामेट होता है वह ATP व अमोनिया के साथ वर्क करके ग्लूटामाइन सिंथेटेज के फॉर्म में वर्क करता है। अब यहाँ पर ये ग्लूटामाइन सिंथेटेज के रूप में वर्क करके ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और ATP और एनर्जी का रिलीज़ करता है। फिर थर्ड रिएक्शन के अंदर हम देखें तो ग्लूटामाइन जो होता है वह अल्फा कीटोग्लूटरेट के साथ वर्क करता है, और NADPH+ के साथ वर्क करता है, और ग्लूटामेट सिंथेटेज एंजाइम्स का के ऊपर उपस्थित इसमें इसका वर्क करता है, और वर्क करने के बाद ग्लूटामाइट का निर्माण करता है और NADPH का निर्माण करता है। तो इस तरह जो ये जो रिएक्शन बताई गई है यहाँ पर, इसमें जो ग्लूटामाइन सिंथेटेज जो है वो एक प्रकार का सेंट्रल पॉइंट होता है, और ये जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है उसकी क्रिया को ये कंट्रोल करने का काम करता है। और ग्लूटामेट जो है वो ये यहाँ पर ये जो एंजाइम है खुद का संश्लेषण तो करता ही है, इसके अलावा ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसको भी कंट्रोल को उसके भी जो सिंथेसिस होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके साथ ही ये हिस्टिडीन और प्रोलीन के जो वे होते हैं उनके जो डिक्रीज करने के जो पथ होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। इस प्रकार यहाँ पर इस प्रोसेस को हम यहाँ पर एडिनिलीकरण प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो है वो एडिनिलीकरण के कारण जो है वो ग्लूटामेट सिंथेटेज जो है वो निफ जीन के साथ बाइंडेड हो जाता है, और बाइंड होकर ये क्या करता है जीन में ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसको ये स्टार्ट कर देता है। इस तरह यहाँ पर जो निफ जीन है वो विदाउट सिम्बायोटिक वर्क करता है। थर्ड टाइप तो जो हमने जीन्स पढ़ी थी तो वो है, तो तीसरी टाइप की जो जीन है वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है उसे हम हफ जीन कहते हैं। और जो हफ जीन है वो एक प्रकार की हाइड्रोजन एक्सेप्टर जीन्स होती हैं, और हाइड्रोजन एक्सेप्टर जीन्स जो होती हैं ये नाइट्रोजन जो होता है वो उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रोसेस के अंदर जो है ATP और NADP एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और लगभग हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस उत्पन्न होती है उसका रिसाइकलिंग करने का ये काम इसके द्वारा करता है। रिसाइकलिंग करके इसको कंट्रोल करता है, और नाइट्रोजनेस जो निफ जीन है वो इसको कंट्रोल करती है, क्योंकि जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो जब अमोनिया में परिवर्तित होती है
तो उस समय बहुत सारी एनर्जी होती है, जो लगभग 30 से 50% तक की जो एनर्जी होती है वो लेग्यूम प्लांट्स के अंदर इस जीन्स की प्रेजेंस के अंदर इस एनर्जी का पुनः उपयोग कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो ये जो हम अगर ये हाफ जीन का उपयोग देखें तो जो हाफ जीन है वो जो हाइड्रोजन के कारण जो हाइड्रोजन का निष्कासन में जो एनर्जी ख़त्म हो जाती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता में कमी आ जाती है प्लांट्स के अंदर, और इससे हाइड्रोजन को ये बाहर नहीं निकलने देता और डी नाइट्रोजिनेज जो है इसको नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है उसको वापस अवेलेबल करा देता है, जिससे कि प्लांट के अंदर जो एनर्जी लॉस हो रही थी उसको इससे बचाया जा सकता है। इस तरह यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो इन जीन्स के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन्स जो पाए जाते हैं उनके अंदर भी इस तरह से एनर्जी जीन्स ट्रांसफ़र के द्वारा हम यहाँ पर उसके अंदर भी सुधार कर सकते हैं और इनको नॉन ट्रांसजेनिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया उनके अंदर ट्रांसफ़र करके ट्रांसजेनिक प्लांट्स का डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाता है। इस टेक्निक को ही हम नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्निक या नाइट्रोजन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक कहते हैं।